Hello everyone, welcome to Atomic English, द हिंदू डेली वोकैब एंड एडिटोरियल एनालिसिस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी प्यारे बच्चों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, तैयारी एकदम मस्त चल रही होगी। चलिए भाई क्लास की शुरुआत करते हैं। और ये अकेली क्लास ही काफ़ी है आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन को डेली बेसिस पर बूस्ट करने के लिए। फर्स्ट पोर्शन में कवर करेंगे वोकैब, डेली वोकैब जो कि एडिटोरियल से रहती है, और ये सारी की सारी एग्जाम ओरिएंटेड वोकैब है। आपको एग्जाम में यही वर्ड्स देखने को मिलते हैं। आगे हम इनके पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन देखते हैं कि भाई वर्ड्स हैं क्या, देन सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स कर लेंगे। और इसी क्लास में आपको मिल जाएंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो एक वोकैब के जितने फॉर्मेट्स हो सकते हैं इसे एक सिंगल क्लास में डेली बेसिस पर आपको मिल जाते हैं, जो आपकी वोकैब की प्रिपरेशन को बहुत बड़े लेवल पर बूस्ट करता है। सेकेंड पोर्शन में कवर करेंगे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एंड ग्रामर, एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे। द हिंदू से एक प्यारा सा एडिटोरियल लेंगे और वहाँ पर उसको डिटेल में एनालाइज करेंगे, जिससे आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा और आपको अनसीन पैसेज और अच्छे से समझ में आने शुरू हो जाएंगे। कॉम्प्रहेंशन एंड ग्रामर के एमसीक्यूज कर लेंगे, बिल्कुल एग्जाम वाले फॉर्मेट पर रहेंगे। जब आप इनको सॉल्व करेंगे आपको लगेगा कि यहाँ पे एक क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व कर रहे हो, तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। थर्ड पोर्शन में कवर करते हैं क्लोज टेस्ट एंड PQRS यानी कि पैराजंबल। आजकल हर एग्जाम में आ रहे हैं ये तो क्लोज टेस्ट और PQRS, और इनको टैकल करना बड़ा दिक्कत वाला चीज़ है। आसानी से ये टैकल नहीं होते, समझ में नहीं आता कौन से ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। और PQRS में तो सीक्वेंस ही समझ में नहीं आता है कि पहले किस सीक्वेंस में चीज़ों को रखना है और बाद में किसको रखना है। तो जब आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते हो और कुछ ट्रिक्स लगाते हो तो फिर क्लोज टेस्ट और PQRS में भी आप फुल मार्क्स सिक्योर कर पाएंगे। तो थर्ड पोर्शन ये कवर करने के बाद हम फोर्थ पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का, ट्रिकी MCQs प्रैक्टिस। जितना आपने स्टार्टिंग में वोकैब पढ़ा है सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा, क्रिस्टल क्लियर रहेगा। बट वोकैब का नेचर होता है कि एक बार में याद नहीं होती है, तो फिर उसको यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर लेंगे। ट्रिकी MCQs हैं, बहुत छोटे छोटे हल्के से क्वेश्चन होते हैं, जिसके बाद भाई साहब आपको जितना आज आपने पढ़ा है, जितनी वोकैब पढ़ी है, सारी की सारी आपके दिमाग में छप जाएगी, ये मेरी गारंटी है। ये सारे बेनिफिशरीज हैं SSC के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो CGL की तैयारी करते हो, CP हो, CHSL या स्टेनो, या कोई और भी एग्ज़ाम है अगर इंग्लिश आती है जिसमें, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप बैंक की तैयारी करते हो, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस जैसे NDA CDS या CAPF, या फिर UPSC एस्पिरेंट्स भी हैं, तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सबको हेल्प करती है, क्योंकि इस क्लास में इतना भर के कंटेंट है भाई साहब, ये तो मतलब एकदम रामबाण है। हर चीज़ इसमें रखी हुई है और तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, तो ये आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन को बहुत अलग लेवल पर ले जाती है क्लास, अगर आप इसको डेली लगाते हैं। मॉर्निंग में हो जाती है 8 बजे, डेली लगा लिया करिए इस क्लास को। ओके, चलिए भाई क्लास की शुरुआत करते हैं। आप क्लास में अगर नए हैं, चैनल पर अभी आए हैं, सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे फॉर मोर इंपॉर्टेंट अपडेट्स। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। वोकेबुलरी, आज का पहला वर्ड है स्लूइसेस। नाउन होता है, पानी निकासी के द्वार को बोलते हैं स्लूइसेस। चैनल्स या फिर गेट हैं जो कंट्रोल करते हैं वाटर फ्लो को। डैम वगैरह होते हैं, वहाँ पर जो गेट लगे होते हैं उन्हीं को बोलते हैं स्लूइसेस। स्लूइस, इसको ऐसे स्लाइस से याद कर लो, जैसे स्लाइस का आप खोलते हो और स्लाइस खोलने के बाद वहाँ से क्या निकलता है, वो वाटर टाइप का तो होता है ना, लिक्विड ही तो है वो। तो वो जो निकलता है तो उसमें से क्या है, स्लाइस खुलते ही पानी निकल जाता है। तो स्लूइसिस क्या हो गया, पानी का एक गेट हो गया जहाँ से पानी निकल जाएगा। स्लूइसिस, लूज वाटर गेट। लैटिन वर्ड है एक्सक्लूडेर, ठीक है, तो ये एक्सक्लूडेर शट आउट, तो उसी से बना है ये स्लूइसिस, ठीक है जी। स्लूइसिस नहीं, इसका नहीं है स्लूइसिस, इसको काटो, इससे कोई मतलब नहीं है आपका। स्लोइसिस बस आप स्लाइस से याद रख सकते हैं उसको। स्लाइसिस मतलब वहाँ स्लाइस का जैसे ढक्कन खुलता है पानी निकलता है, वैसे ही स्लोइसिस का गेट खुलते ही, गेट को ही बोलते हैं, तो उसको खुलते ही पानी निकल जाता है। डैम पर लगे होते हैं ये। द स्लोइसिस फेल्ड टू रिलीज वाटर ऑन टाइम। स्लोइसिस फेल्ड हो गए हैं किससे, कि भाई वो टाइम पर वाटर को रिलीज नहीं कर पाए, छोड़ नहीं पाए। फ्लड गेट्स को बोल सकते हो आप स्लोइसिस। आउटलेट्स हो सकता है, और चैनल्स, ये तीनों हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स रहेंगे ब्लॉकेज जो रोक कर रखता है, बैरियर है, और डैम, ये तीनों हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है बैरेज। नाउन होता है, बांध या फिर रोकथाम को बोलते हैं बैरेज। अ बैरियर अक्रॉस अ रिवर, रिवर के ऊपर एक बैरियर लगा हुआ है। ऑल्सो अ बोम्बार्डमेंट, ठीक है, तो जो पानी को रोक कर रखता है, बांध कर रखता है, उसको बोलते हैं बैरेज। बैरेज लाइक गैरेज, गैरेज क्या करती है, आपकी गाड़ियों को रोक कर रखती है। बैरेज क्या करता है, पानी को रोक कर रखता है। तो ब्लॉक्स लाइक ए बैरियर। फ्रेंच वर्ड है बैरर, इसका मतलब होता है बार करना, रोकना। तो मतलब बैरेज का क्या काम है, पानी को रोकना। द बैरेज वॉज ओपन टू रिलीज एक्सेस वाटर, बहुत ज़्यादा पानी भर गया है रेनफॉल की वजह से, तो बैरेज को ओपन किया गया, ठीक है, बैरेज यानी कि बांध को खोला गया टू रिलीज एक्सेस वाटर, ज़्यादा पानी जो था उसको बहाने के लिए। डैम,
फ्लड गेट और ऑनस्लॉट, ये तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स रहेंगे ओपनिंग और क्लियरेंस। डैम रोक कर रखता है तो इसका उल्टा ओपनिंग, और क्लियरेंस यानी कि जो भरा हुआ पानी है उसको क्लियर कर देना। नेक्स्ट अगला वर्ड है रिव्यूलेट। नाउन होता है छोटी धारा को, एक स्मॉल स्ट्रीम है उसको बोलते हैं रिव्यूलेट। धारा मतलब पानी बह रहा है, उसकी धारा है वो बहुत छोटे लेवल पर है, उसको बोलते हैं रिव्यूलेट। रिवुलेट रिवरलेट है, मतलब रिवर के जैसी ही है, स्मॉल रिवर है, उसको बोलते हैं रिवुलेट। रिवुलेट रिवर लाइक लाइन ऑफ वाटर, रिवर लाइक लाइन ऑफ वाटर है लेकिन बस वो छोटी है, इतनी ज़्यादा बड़े एरिया में नहीं है। लैटिन वर्ड है रिवर्स, इसका मतलब होता है स्ट्रीम, धारा, तो उसी को बोलते हैं, उसी से रिवर भी बना है। तो रिवुलेट मतलब रिवर नहीं है, रिवर की जैसी छोटी धारा है। द रिवुलेट ओवरफ्लोड आफ्टर हेवी रेन, काफ़ी हैवी रेन हुई है तो रिवुलेट तो छोटी वैसी होती है, तो वो क्या हो गई है, ओवरफ्लो हो गई, उसमें पानी बहुत ज़्यादा हो गया। ब्रुक, क्रीक और स्ट्रीमलेट, ये तीनों हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स रहेंगे रिवर, सी और ओशन। इसका मीनिंग भी याद कर लोगे तो उससे काम चल जाएगा। अगला वर्ड है डिबिलिटेटिंग। डिबिलिटेटिंग होता है एक एडजेक्टिव, दुर्बल करने वाला। वीकनिंग या फिर क्रिपलिंग, कोई चीज़ अगर कमज़ोर करने वाली है, दुर्बल करने वाली है तो वो कैसी होती है, डीबिलिटेटिंग। डी एबिलिटी, जो चीज़ आपकी एबिलिटी को ख़राब कर दे, डी एबिलिटेटिंग, डीबिलिटेटिंग, ठीक है, तो वो क्या है, लॉस ऑफ एबिलिटी, तो उसी को बोलते हैं डीबिलिटेटिंग। तो डीबिलिटेटिंग कोई डिसीज़ हो जाती है आपको जो आपकी स्ट्रेंथ को खा रही है, तो वो कैसी डिसीज़ है, डीबिलिटेटिंग है भाई, डी एबिलिटी कर रही है आपकी। लैटिन वर्ड है डिबिलिटेर, इसका मतलब होता है वीकन, कमज़ोर करना। द इलनेस हैड अ डिबिलिटेटिंग इफेक्ट ऑन हिम, इलनेस का, बीमारी का उसके ऊपर कैसा इफेक्ट आया है, डिबिलिटेटिंग, मतलब उसकी एबिलिटी डी एबिलिटी हो गई, उसकी एबिलिटी जो थी वो कम हो गई, मतलब कमज़ोर हो गया वो। तो डिबिलिटेटिंग का समझ में अभी याद हो गया होगा। वीकनिंग को बोल सकते हो, ड्रेनिंग और क्रिपलिंग, तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। क्रिपलिंग को मत करो, एक तरफ कमज़ोर करा जाएगा तो इसका उल्टा रहेगा स्ट्रेंथनिंग और इनविगोरेटिंग, ठीक है, तो मतलब इसको मजबूत करना, एंटोनिम्स हो जाएंगे दोनों। इनविगोरेटिंग को आप मार्क भी कर सकते हो। नेक्स्ट अगला वर्ड है शेयर, एडजेक्टिव होता है पूर्ण या संपूर्ण। एब्सोल्यूट, टोटल, प्योर, ठीक है, ये तीनों इसका मीनिंग है इंग्लिश में। निमोनिक्स देखिए, शेयर लक होता है मतलब एकदम क्लियर लक है, मतलब क्या, एक बहुत ही पूरा का पूरा लक है, कंप्लीट लक, पूर्ण, एब्सोल्यूट, टोटल। ओल्ड इंग्लिश में सिर्फ एक वर्ड होता था, उसका मतलब होता है क्लियर, तो उसी से बना है शेयर, तो मतलब एकदम साफ, एकदम पूर्ण, कंप्लीट। द डिजास्टर वॉज कोज्ड बाय द शेयर वॉल्यूम ऑफ रेन, तो डिजास्टर जो है ना, वो जो शेयर वॉल्यूम, बहुत बड़े लेवल पर जो वॉल्यूम था रेन का, उसकी वजह से आया। प्योर, अटर, एब्सोल्यूट, ये तीनों हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। मार्क करेंगे अटर को, एक तरफ तो भाई पूरा है, संपूर्ण, सारा का सारा है, दूसरी तरफ पार्शियल है, लिमिटेड, बहुत थोड़ा सा है, दोनों हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है मैग्नीफाई, वर्ब होता है बड़ा करने को, बढ़ाने चढ़ाने को बोलते हैं मैग्नीफाई करना। टू एनलार्ज मतलब बड़ा करना, एग्जैजरेट यानी कि बढ़ा चढ़ा कर करना किसी चीज़ को। निमोनिक्स देखिए इसके, मैग्ना का मतलब होता है ग्रेट, महान, एकदम बड़ा, और फाई का मतलब होता है बनाना। तो मैग्नीफाई कर रहे हो आप किसी चीज़ को, तो ग्रेट बना रहे हो, बड़ा कर रहे हो, महान बना रहे हो, ठीक है जी। मैग्नस वर्ड है, उसका मतलब होता है ग्रेट या बिग, तो उसी से बना है मैग्नीफाई। मीडिया टेंड्स टू मैग्नीफाई स्मॉल इश्यूज, मीडिया होता है, मीडिया का क्या काम होता है, बहुत छोटे से भी इश्यूज़ को, बहुत स्मॉल इश्यू को भी बड़ा चढ़ाकर, चिल्लाकर ऐसे बड़ा कर देंगे, तो क्या कर देंगे उसको, मैग्नीफाई कर रहे हैं, मतलब क्या, बड़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं उसको। एम्पलीफाई करना, एग्जैजरेट करना और इंटेंसीफाई, तीनों ही वर्ड्स अच्छे हैं, तीनों के तीनों एग्जाम में आ चुके हैं। एम्पलीफाई को मार्क करेंगे, एग्जैजरेट को मार्क करेंगे और इंटेंसीफाई को मार्क करेंगे। एक तरफ बढ़ाया जा रहा है, लार्ज किया जा रहा है, एग्जैजरेट कर रहे हैं, बड़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ रिड्यूस करा जा रहा है, कम, डिमिनिश और मिनिमाइज, तीनों हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स, तीनों का मतलब होता है कम करना। अगला वर्ड है डिसिल्टेड, वर्ब भी एडजेक्टिव है, गाद हटाना, क्लियर करना सिल्ट डिपॉजिट्स को, जो टुकड़े हैं, जो किसी चीज़ का मलबा है उसको हटाने को बोलते हैं डिसिल्ट करना। डी मतलब निगेटिव वर्ड है, और सिल्ट मतलब जो गाद है, जो सिल्ट, ऐसे सिल का मतलब होता है पत्थर, सिल हिंदी में सिल का मतलब होता है पत्थर, तो पत्थर के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, मलबा है, गाद है, उसको साइड करना, उसको हटाना, डीसिल्ट करना। रिमूव करना सिल्ट को, डिसिल्टेड, ड्रेन, अनक्लोग। अगर आपने डिसिल्ट कर दिया तो जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो नाली वगैरह है, वो क्या हो जाएगी, अनक्लोग हो जाएगी और पानी फिर से बहने लगेगा। लैटिन वर्ड है सिल्टा, इसका मतलब होता है सेडिमेंट, तो मतलब क्या, जो गाद वगैरह होती है उसी को हटाने को बोल देते हैं डिसिल्टेड। द कैनाल वॉज पार्टली डिसिल्टेड, कैनाल थी, नहर थी, उसको क्या करा गया है, पार्टली डिसिल्ट कर दिया गया है, उसको साफ कर दिया गया है। ड्रेस्ड, क्लियर्ड और अनक्लोग्ड, ये तीनों हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स रहेंगे क्लोग्ड यानी कि इकट्ठा भरा हुआ है, जमा हुआ है, ब्लॉक्ड है और सिल्टेड, ये तीनों रहेंगे इसके सिनोनिम्स। इसमें से आप ड्रेस्ड को मार्क करें
और क्लॉग्ड को मार्क करें। नेक्स्ट, सिल्टेड को भी कर ही लीजिए। अनक्लॉग्ड तो क्लॉग का ही उल्टा है। अगला वर्ड है कॉन्क्रेटाइज्ड, एडजेक्टिव भी है वो भी है, इसका मतलब होता है कंक्रीट से ढकना, मेड सॉलिड और सीमेंटेड। कंक्रीट, इसमें वर्ड मिलेगा आपको कंक्रीट। कंक्रीट का मतलब क्या होता है? कंक्रीट किससे बनता है? मजबूत चीज़ है ना कोई। कंक्रीट का मतलब होता है छोटे छोटे पत्थर, तो उससे क्या है, अगर कोई चीज़ बनी हुई है तो मतलब क्या, मजबूत बनी हुई है, हार्ड सरफेस है। और कॉन्क्रेटाइज अगर किसी चीज़ को कर रहे हो आप, तो आप क्या कर रहे हो, उसको परमानेंट बना रहे हो, मजबूत बना रहे हो। भाई पहले रोड होती थी कच्ची, कच्ची रोड तो भाई ख़राब ही रहती थी, लेकिन आजकल कंक्रीट की रोड बनती है, पत्थर की रोड बनती है, तो वह कैसी होती है, मजबूत होती है, मतलब परमानेंट है यार, बहुत लंबे समय तक चलती है। लैटिन वर्ड है कॉन्क्रेसिव, इसका मतलब होता था ग्रो टुगेदर, मतलब साथ में बड़ा होना, मजबूत होना। कॉन्क्रेटाइज लैंड रिड्यूसेस वाटर एब्जॉर्प्शन, जो कॉन्क्रेटाइज लैंड है ना, जो मजबूत, जो पत्थर वगैरह की जो लैंड है, उसमें वाटर एब्जॉर्प्शन कम होता है, रिड्यूस हो गया उससे वाटर एब्जॉर्प्शन, क्योंकि पत्थर पानी को नहीं सोख पाता, मिट्टी ही सोखती है पानी को। हार्डन्ड है, पेव्ड है, अच्छा पत्थर की रहेगी तो हार्डन रहेगी। पेव्ड और सॉलिडिफाइड मतलब सॉलिड एकदम, तीनों हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स रहेंगे पोरस, सॉफ्ट और लूज। पोरोस को मार्क कर सकते हो आप, ठीक है, सॉफ्ट और लूज यानी कि बहुत ही ढीला या फिर हल्का। अगला वर्ड है एपरेटस, नाउन होता है यंत्र को, संगठन को बोलते हैं। इक्विपमेंट या फिर सिस्टम है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, उसको बोलते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है एपरेटस, उसका ऐप बना हुआ है, एपरेटस ऐप बना हुआ मतलब क्या, उसके पेयर ऑफ टूल्स हैं। ऐप क्या है, एक टूल ही तो है भाई, कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ का अगर ऐप बना हुआ है तो वो क्या, उसका एक टूल्स तो है, तो मतलब किसी टूल्स को बोलते हैं एपरेटस। लाइक एप्स दैट सपोर्ट वर्क, जो कि वर्क को सपोर्ट करता है। एपरेयर का मतलब होता है प्रिपेयर करना, यानी कि संगठन को चलाना, उसी से मतलब निकल जाएगा। द रेस्क्यू एपरेटस वर्कड एफिशिएंटली, रेस्क्यू एपरेटस का मतलब रेस्क्यू के जो टूल्स थे, ऐप रेस्क्यू एपरेटस मतलब उसके टूल्स, उन्होंने वर्क किया है एफिशिएंटली, बहुत ही तरीके से। डिवाइस, इक्विपमेंट, सिस्टम, तीनों रहेंगे इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स रहेंगे डिसऑर्गेनाइजेशन और केओस। नेक्स्ट, अगला वर्ड है इनंडेट, वर्ब होता है डुबो देना, टू फ्लड और ओवरवेलम, बहा देना या फिर फ्लड आ जाना। निमोनिक्स में देखो, इन अंडा, इन अंडे, इन अंडेट, इनंडेट का मतलब क्या है भाई, डुबो देना, बहा देना। इनंडेट वेव आई और वो बहा कर ले गई। फ्लड इन, ऐसे मान के चलो बाढ़ आ रही है, वो इन आ गई, अंदर आ गई, और अंडे हो गया, मतलब जितना भी वहाँ पर अंडे रखे थे वो सब बह गए। ऐसे करके याद कर लो, फनी लगेगा थोड़ा सा लेकिन याद हो जाएगा। इनंडे मतलब अंदर पानी आ गया बाढ़ का और वो सब कुछ बहा के ले गया। इनंडेट का मतलब होता है बहा लेना, डुबो देना, ठीक है। फ्लड डे, इसको छोड़ दो, इसका कोई मतलब नहीं है। इनंडेट का मतलब होता है फ्लड, तो फ्लड आ गई अगर अंदर तो वो बहा देगी, तो डुबो देने को बोलते हैं इनंडेट करना। द सिटी वॉज इनंडेटेड बाय रेन वाटर, काफ़ी बारिश पड़ी है, रेन वाटर है, उससे क्या हो गया, सिटी इनंडेट हो गया है, मतलब क्या, बह गया, पूरा डूब चुका है। फ्लड, स्वैम्प और ओवरवेल्म, तीनों हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स रहेंगे ड्रेन और एम्प्टी, सूख जाना, ठीक है। नेक्स्ट, अगला वर्ड है डिल्यूज, नाउन होता है प्रलय या फिर बाढ़ को बोलते हैं डिल्यूज। आज ना बाढ़ के बारे में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आज का एडिटोरियल ही बाढ़ के ऊपर, आज का एडिटोरियल ही बहुत हैवी रेन के ऊपर बेस्ड है। डिल्यूज एक सीवर फ्लड को बोलते हैं डिल्यूज। डिल्यूज यानी कि डेली ह्यूज रेन, बहुत रोज ह्यूज रेन हो रही है, डिल्यूज, डेली ह्यूज रेन, उसी से आ जाती है बाढ़, तो फिर डिल्यूज का मतलब होता है बाढ़। लेटिन वर्ड है डिल्यूर, इसका मतलब होता है वॉश अवे, बहा देना एकदम। अ डिल्यूज वॉश्ड अवे क्रॉप्स, एक बाढ़ ने पूरा का पूरा क्रॉप्स को वॉश अवे कर दिया, यानी कि नष्ट कर दिया। तो डिल्यूज का समझ में आ गया ना, डेली ह्यूज रेन हो रही है तो उससे क्या होगा, बाढ़, तो डिल्यूज मतलब बाढ़। फ्लड, टोरेंट और ओवरफ्लो, तीनों हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स रहेंगे ड्राउट यानी कि सूखा और ड्राइनेस। अगला वर्ड है परमिएबल, एडजेक्टिव होता है पारगम्य, अलाउइंग पासेज और वाटर एयर, जिस चीज़ के पार जा सकते हैं उसी को बोलते हैं परमिएबल, यानी कि वो परमिटेबल है, आपको परमिट करेगा उसके अंदर जाने का, किसी भी चीज़ के अंदर कोई चीज़ जा सकती है उसको बोलते हैं परमिएबल। लैटिन वर्ड है परमियर, टू पास थ्रू, ठीक है, पास करने को बोलते हैं परमियर, इसका मतलब होता था कि किसी चीज़ के पार चले जाना। तो परमिएबल क्या है, जो चीज़ अपने अंदर किसी चीज़ को जाने देगी। द सॉइल इज़ परमिएबल बट कंक्रीट इज़ नॉट, तो सॉइल कैसी है, परमिएबल है, परमिटेबल है, वहाँ पर आप पानी उसके अंदर जा सकता है। लेकिन कंक्रीट कैसी है, वो परमिएबल नहीं है, वहाँ उसके अंदर कुछ नहीं जा सकता क्योंकि वो सॉलिड होती है। पोरस यानी कि सॉफ्ट है, और एब्जॉर्बेंट है, उसके अंदर सोखी जा सकती है। दूसरा इसका उल्टा रहेगा, इम्परमिएबल और सील्ड, कोई चीज़ अगर सील्ड है, बिल्कुल पैक है, तो उसके अंदर से नहीं जा सकती कोई चीज़, तो ये दोनों हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स।
अपकीप नाउन होता है, रख रखाव को बोलते हैं अपकीप, मेंटेनेंस को या फिर प्रिजर्वेशन को। अपकीप यानी कि कीप अप, दोनों सेम मीनिंग हो जाएंगे इसके। अपकीप, कीप अप, इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। अपकीप, कीप अप मतलब रख रखाव, रखना, किसी चीज़ का ध्यान रखना, मेंटेनेंस करना। अपकीप मतलब कीप इट अप। इंग्लिश कंपाउंड है, अप और कीप से मिलकर बना हुआ है। द अपकीप ऑफ ओल्ड ब्रिजेस इज कॉस्टली। अपकीप यानी कि मेंटेनेंस, उसका जो रख रखाव है, ओल्ड ब्रिजेस, पुराने ब्रिजेस का, वो काफ़ी महंगा है, उनको समय समय पर रिपेयर करते रहना पड़ता है। मेंटेनेंस और केयर इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब केयर कर रहे हो तो उसका उल्टा निकलेक्ट, नज़रअंदाज करना। अबैंडनमेंट मतलब छोड़ दिया गया है, तो ये दोनों हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। अभी तो याद हो गया होगा आपकी, रख रखाव। इंसुलेट वर्ब होता है अलग करने को, बचाने को बोलते हैं इंसुलेट करना, टू प्रोटेक्ट और आइसोलेट करना। इंसुलेट, इन यानी कि अंदर, सुलेट मतलब सुला दिया। अगर जैसे मान के सपोज करो किसी एरिया में किसी जानवर का खौफ है, तो बच्चे को बाहर नहीं सुला सकते, बच्चे को आप सुलाओगे अंदर। अगर आपने इंसुलेट, अंदर सुला दिया बच्चा, तो मतलब आपने उसको प्रोटेक्ट कर दिया। तो इंसुलेट का मतलब प्रोटेक्ट करना। इंसुला आइलैंड, इसको छोड़ो, इसी से याद हो जाएगा। पॉलिसीज शुड बी इंसुलेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। पॉलिसीज़ को इंसुलेट करना चाहिए, बचाना चाहिए पॉलिटिक्स से, क्योंकि पॉलिसीज से देश का भला होता है। तो पॉलिसीज़ में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, उसको इंसुलेट करा जाना चाहिए, प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। प्रोटेक्ट, आइसोलेट और शील्ड तीनों हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। शील्ड को मार्क कर सकते हो। एक तरफ तो भाई बचाया जा रहा है, प्रोटेक्ट करा जा रहा है, दूसरी तरफ एक्सपोज हो गया है और एंडेंजर यानी कि खतरे में आ गया है। तो ये वर्ड्स कंप्लीट होते हैं। आगे बढ़ते हैं और इडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, चीज़ें याद हो रही हैं, तो अभी के अभी वीडियो को लाइक करेंगे जितने भी बच्चे देख रहे हैं। पहला है वाइप द नोज, धोखा देना, चीट करने को बोलते हैं वाइप द नोज। द ट्रेडर वाइप द नोज ऑफ कस्टमर्स। टीचर ने क्या करा, ट्रेडर ने क्या करा है, टीचर नहीं है, ट्रेडर है। ट्रेडर ने क्या करा है, वाइप द नोज मतलब नाक के नीचे से लोगों को धोखा दे दिया, तो कस्टमर्स को, ठीक है जी। तो वाइप द नोज मतलब धोखा देना। थ्रू थिक एंड थिन, हर परिस्थिति में। अच्छा, कोई भी परेशानी, कोई भी मुसीबत कैसी होती है, या तो थिक होगी, या तो मोटी होगी, या पतली होगी। कोई भी चीज़ या तो भारी होगी या फिर हल्की होगी। तो कोई भी परिस्थिति या तो हल्की होगी, कि हल्की सी परिस्थिति है, या फिर भारी होगी। अगर थ्रू थिक एंड थिन, छोटी मोटी हर परिस्थिति में अगर कोई साथ है, तो मतलब सारी सिचुएशंस में साथ है। दे स्टेड फ्रेंड्स थ्रू थिक एंड थिन, वो कैसे रहे हैं, दोस्त रहे हैं, कब, हर परिस्थिति में वो दोस्त ही रहे हैं। नेक्स्ट, क्लोज फिस्टेड पर्सन, कंजूस व्यक्ति, माइजर कंजूस। किसी व्यक्ति ने अगर बहुत मुट्ठी भींच कर खर्चा कर रहा है, मतलब क्या, वो खर्चा नहीं करना चाह रहा, कंजूस है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं क्लोज फिस्टेड पर्सन। ही इज़ अ क्लोज फिस्टेड पर्सन नेवर स्पेंड्स अ रुपी। बहुत ही ज़्यादा कंजूस व्यक्ति है, क्लोज फिस्टेड है, हमेशा मुट्ठी भींच कर रखता है, कभी कोई खर्चा नहीं करता। नेवर स्पेंड्स अ रुपी। हार्ट एंड सोल, हार्ट एंड सोल, पूरे मन से, विद डिवोशन। किसी चीज़ को अगर आप दिल से करो और पूरे जुनून के साथ, पूरे सोल, आत्मा के साथ भी करो, तो मतलब क्या, तो पूरे डिवोशन के साथ कर रहे हो उस काम को। शी पुट हर हार्ट एंड सोल इनटू हर स्टडीज। उसने अपनी पढ़ाई में पूरे मन से, डिवोशन है उसका, हार्ट एंड सोल मतलब पूरे मन से वो पढ़ाई करती है। फ्रेजल वर्ब्स करिएगा। कॉल बैक का मतलब होता है वापस फ़ोन करना, रिटर्न अ कॉल, आई विल कॉल यू बैक लेटर, बाद में मैं आपको कॉल करूँगा। कॉल ऑन, मुलाकात करना, अनुरोध करना, विजिट और रिक्वेस्ट। सेंटेंस देखिए, ही कॉल्ड ऑन हिज आंट यस्टरडे, उसने अपनी आंट से क्या करा है, कॉल ऑन करा, मतलब क्या, मीटिंग करी है, मुलाकात करी है, या फिर किसी चीज़ की रिक्वेस्ट करी होगी। कॉल ऑफ, कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल कर देना, रद्द कर देना। द स्ट्राइक वॉज कॉल्ड ऑफ, यानी कि स्ट्राइक को वापस ले लिया गया है। कॉल ऑन, कॉल ऑन का मतलब होता है हेल्प, सहायता मांगना, अपील करना किसी से हेल्प के लिए। द विलेजर्स कॉल्ड ऑन, गांव वालों ने, ग्रामीण लोगों ने कॉल ऑन यानी कि हेल्प मांगी है गवर्नमेंट से मदद के लिए, फॉर एड। एड का मतलब होता है हेल्प। वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस। विडोवर नाउन होता है, विधुर को बोलते हैं विडोवर। अ मैन हुज वाइफ हैज़ डाइड, एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी वाइफ दाई कर गई है, उसकी मृत्यु हो गई है, पत्नी की। विडो क्या होती है, विडो वुमन होती है जिसका पति मर गया। विडोवर क्या होता है, मैन होता है जिसकी पत्नी मर गई है। समझ में आ गया। विड ओवर, जिनकी शादी ओवर हो चुकी है, विडोवर जिसकी वाइफ ओवर हो चुकी है, मतलब जिसकी वाइफ की मृत्यु हो चुकी है। विड, वेडिंग होती है ना, वेडिंग, विड, वेडिंग, उसी से संबंधित है विड। तो विड यानी कि जिसकी पत्नी ओवर हो गई, मर गई, उसको बोलते हैं विडोवर। ओल्ड इंग्लिश विडीव से बना है ये। द विडोवर केयर्ड फॉर हिज चिल्ड्रन। विडोवर यानी कि जो पति है जिसकी पत्नी मर गई है, केयर करता है अपने बच्चों की, क्योंकि अब देखभाल के लिए वह अकेला ही तो है। जॉकी नाउन होता है। जॉकी का मतलब होता है घुड़सवार खिलाड़ी।
हॉर्स राइडिंग होती है, घोड़ों की रेस, उसके ऊपर जो जो व्यक्ति बैठा होता है ना, उसको बोलते हैं जॉकी। एक प्रोफेशनल हॉर्स राइडर होता है जॉकी, ठीक है। जॉकी तो आपको पता है यार, सबको, ठीक है, सबको पता होगा इसका, मैंने पहले भी करवा रखा है इसको। जॉकी, जॉकी मूव्स ऑन हॉर्स, हॉर्स को यानी कि घोड़े को चलाता है जॉकी। द जॉकी वॉन द रेस, और उसने क्या करा है, जॉकी ने रेस जीत ली है। अकोस्टिक्स नाउन होता है, ध्वनि विज्ञान, साइंस ऑफ साउंड। एकोस्टिक गिटार यानी कि साउंड से संबंधित है। एकोस का मतलब होता है हियर, सुनना, कानों से संबंधित है, साउंड से संबंधित है। तो कोई चीज़ एकोस्टिक के उससे मतलब बना है, साउंड से संबंधित होता है इसका। तो साउंड से संबंधित अगर कोई स्टडी है उसको बोलते हैं एकोस्टिक्स। द हॉल हैज़ ग्रेट एकोस्टिक्स, हॉल में क्या था, एक बहुत अच्छा संगीत था। नेक्स्ट, अगला वर्ड है अर्गोमेनिया, नाउन होता है काम का जुनून, मैडनेस फॉर वर्क। मैनिया का मतलब होता है सनक, पागलपन, और अर्गो का मतलब होता है वर्क। अर्गो मतलब वर्क, मैनिया यानी कि मैडनेस। तो अगर कोई व्यक्ति काम के प्रति बहुत ज़्यादा पागल है, काम ही काम उसको सूझता रहता है, उसको बोलते हैं अर्गोमेनिया। अर्गोमेनियक चेयर्स होती हैं ऑफिस में, वो क्या करते हैं, ओवर वर्क का काम होता है उन पे, लोग काम ही करते रहते हैं उन चेयर्स पे। चेयर्स मतलब कुछ सीट ऐसी हैं जहाँ पर काम ही चलता रहता है। तो अर्गोमेनिया मतलब काम का जुनून होना। ग्रीक वर्ड अर्गोन है, उसी से बना है, उसका मतलब होता है वर्क, अर्गोमेनिया, ठीक है। अर्गोन का मतलब होता है वर्क, अर्गोमेनिया यानी कि काम का पागलपन। हिज अर्गोमेनिया हार्म्ड हिज हेल्थ, उसकी अर्गोमेनिया ने उसकी हेल्थ को ख़राब कर दिया। कुछ लोग अर्गोमेनियक होते हैं जिनको काम बहुत ज़्यादा करना होता है, जो अपनी हेल्थ तक ख़राब कर सकते हैं, ठीक है। तो अर्गोमेनिया यानी कि काम का जुनून। वर्ड्स कंप्लीट हुए, बहुत अच्छे वर्ड्स थे, एग्जाम में बहुत चांसेस रहते हैं इस टाइप के वर्ड्स के आने के। आपको हर एग्ज़ाम में अगर वर्ड्स यहाँ से नहीं मिले तो गारंटी है भाई, ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ से वर्ड्स ना आए। ये क्लास इतनी सेलेक्ट तरीके से करा गया है इनको भाई, कि भाई ये एग्ज़ाम में आपको मिलना ही मिलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एडिटोरियल एनालिसिस करते हैं। रेन एंड रिपीट ऑन एक्सट्रीम वेदर एंड गवर्नेंस। एक्सट्रीम वेदर चल रहा है, गवर्नेंस के ऊपर आज का एडिटोरियल बेस्ड है। रेन एंड रिपीट, रेन हो रही है काफ़ी ज़्यादा, रिपीट हो रही है, हर साल हो रही है काफ़ी ज़्यादा। ऑन एक्सट्रीम वेदर, काफ़ी एक्सट्रीम वेदर है, ख़राब वेदर है, और उसके ऊपर जो गवर्नेंस इफेक्ट होती है उस पर बेस्ड है आज का एडिटोरियल। काफ़ी अच्छा एडिटोरियल है, पढ़ने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। एक्सेस रेन इज़ नो एक्सक्यूज फॉर डैमेज कोज्ड बाई निगलेक्ट ऑफ स्लूइसेस। जो एक्सेस रेन है ना, बहुत ज़्यादा जो रेन हो रही है, वो एक बहाना नहीं हो सकता डैमेज। जो स्लूसेस यानी कि जो गेट है, डैम के जो गेट हैं जहाँ से पानी निकलता है, अगर उनसे कोई डैमेज कोज हो चुका है, उनसे कुछ नुकसान हुआ है पब्लिक का, ठीक है, तो वो एक बहाना नहीं हो सकता एक्सेस रेन, ठीक है। एक्सेस रेन बहाना नहीं हो सकता उस नज़रअंदाजी का, उस नेगलेक्ट का। The heavy rains and flooding across Andhra Pradesh and Telangana this season underline how extreme weather interacts with governance. हैवी रेन हुई, फ्लडिंग आई आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में इस सीज़न में, दिस सीज़न, वो अंडरलाइन करती है, हाईलाइट करती है कि भाई ये जो एक्सट्रीम वेदर इंटरेक्ट्स है ना, गवर्नेंस के साथ में किस तरीके से दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं, इस चीज़ को वो हाईलाइट करता है, अंडरलाइन करता है। इन 2024 में भाई आपदा आ रही है, कोई अगर वेदर कंडीशन हो रही है तो उससे गवर्नेंस भी तो इफेक्ट होगी, लोगों को जो सरकार की जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पाएंगी कहीं ना कहीं। तो दोनों चीज़ें इंटरलिंक हैं एक दूसरे से। इन 2024 में आंध्र प्रदेश रिकॉर्डेड 27% ऑफ इट्स एनुअल रेनफॉल इन 2 days। आंध्र प्रदेश ने रिकॉर्ड करी थी 27% अपनी एनुअल रेनफॉल केवल 2 दिन में। लेकिन इस अगस्त में विजयनगरम लॉग्ड अ 46% एक्सेस, लेकिन इस बार 46% ज़्यादा हुई है विद सम पार्ट्स, लेकिन कुछ पार्ट्स में रिपोर्ट आ रही है कि 90% एक्स्ट्रा हुई है। कंजिक्यूटिव ईयर्स ऑफ एक्सट्रीम पार्टिसिपेशन सिग्नल अ शिफ्ट इन द मानसून्स बिहेवियर। कंजिक्यूटिव ईयर्स हैं, लगातार एक्सट्रीम पार्टिसिपेशन हो रहा है रेन का, प्रेसिपिटेशन हो रहा है, रेन का लगातार चल रही है। सिग्नल क्या करता है वो, कि भाई एक शिफ्ट आ चुका है मानसून के बिहेवियर में, मानसून चेंज हो चुका है, मौसम बदल चुका है। रिजर्वायर जहाँ पर भंडार होता है, और बैरेज सिस्टम इन रिवर, बैरेज यानी कि डैम सिस्टम इन रिवर बेसिन्स में जो एरिया होता है रिवर का, आर डिजाइन टू मैनेज सीजनल इनफ्लोज बट द टाइमिंग एंड इंटेंसिटी ऑफ रिसेंट रेन्स इवेंट्स मैटर। जो रिजर्वायर बैरेज सिस्टम यानी कि डैम का जो सिस्टम है रिवर बेसिन्स में, उसको डिज़ाइन करा गया है कि वो मैनेज करेगा सीजनल इनफ्लो, जो पानी बढ़ रहा है उसको मैनेज करेगा, लेकिन टाइमिंग और इंटेंसिटी जो है भी, कब रेन हो रही है और कितनी मात्रा में रेन हो रही है, रिसेंट रेन इवेंट्स मैटर, लेकिन वो भी मायने रखते हैं। एट वन पॉइंट दिस ईयर, इस साल एक पॉइंट पर श्रीशैलम वॉज 94% फुल, ये डैम का नाम है श्रीशैलम, 94% फुल था। नागार्जुन सागर डैम
96% फुल था, लिविंग लिटिल रूम फॉर एडिशनल इनफ्लो। उसके अंदर अब इतनी ज़्यादा जगह ही नहीं बची थी कि और ज़्यादा अतिरिक्त उनके अंदर इनफ्लो हो पाए, पानी और ज़्यादा जमा हो पाए। द क्राइसिस इज रियली एक्सेस रेनफॉल प्लस इट्स कंसंट्रेशन इनटू शॉर्ट बर्स्ट व्हेन रिजर्वायर्स आर ऑलरेडी नियरली फुल। जो क्राइसिस है, अब भाई बहुत सारा पानी भर रहा है, डैम फुल हो रहा है, तो पानी कहाँ जाएगा, फिर तो वो बिखरेगा ना, फ्लड आएगी। इज रियली एक्सेस रेनफॉल, बहुत ज़्यादा एक्सेस रेनफॉल हुई, वो क्राइसिस है। और इसका जो कंसंट्रेशन है इनटू शॉर्ट बर्स्ट, छोटे छोटे बर्स्ट व्हेन रिजर्वायर्स आर ऑलरेडी नियरली फुल, थोड़ा थोड़ा पानी अगर छोड़ दिया जा रहा है एकदम से तो वो भी बाढ़ का कारण बन रहा है। लास्ट ईयर, पिछले साल, बुडामेरू डैम है, नहीं रिवोलेट है, और रिवोलेट विद कैपेसिटी ऑफ 7000 कोसेक्स, 7000 कोसेक्स इसके अंदर पानी जमा हो सकता है। उसमें 35,000 कोसेक्स है, मतलब 5 गुना पानी उसके अंदर जमा हो गया। एंड फ्लडेड विजयवाड़ा, और उससे फिर फ्लड आई विजयवाड़ा में। द रिकरेंस पॉइंट्स टू हाउ माइनर ट्रिब्यूटरीज एंड ड्रेनेज चैनल्स विच आर ऑफन निगलेक्टेड इन पॉलिसी बिकम डिबिलिटेटिंग चोक पॉइंट्स। कह रहे हैं कि जो रिकरेंस पॉइंट्स है ना, बार बार जो चीज़ें हो रही हैं, टू हाउ माइनर ट्रिब्यूटरीज, कैसे छोटी छोटी नदियाँ और उनके ड्रेनेज के जो चैनल्स हैं वो कैसे, विच आर ऑफन निगलेक्टेड इन पॉलिसी, जिनको पॉलिसी में ज़्यादातर निगलेक्ट कर दिया जाता है, वो किस तरीके से बिकम डिबिलिटेट कर रही हैं। डिबिलिटेट मतलब बहुत कमज़ोर कर रही हैं चौक पॉइंट्स को, जहाँ पर पानी भरा होता है उसको कहाँ से कमज़ोर कर रही हैं कि भाई पानी अगर ज़्यादा भर जा रहा है तो वो चीज़ें तो भाई ख़राब हो ही जा रही हैं। वाइल शेयर वॉल्यूम एक्सप्लेन्स पार्ट ऑफ द फ्लडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चरल वीकनेसेस मैग्नीफाई द डैमेज। एक तरफ जहाँ शेयर वॉल्यूम, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम एक्सप्लेन करता है, पानी का बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होना एक्सप्लेन करता है कि पार्ट ऑफ फ्लडिंग, ठीक है वो फ्लड हो गई, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चरल वीकनेस है ना, वो डैमेज को और ज़्यादा मैग्नीफाई कर दे रही है, और ज़्यादा नुकसान उस चीज़ से हो रहा है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है। एट द प्रकाशम बैरेज, ये डैम है, 1 गेट डैमेज लास्ट ईयर रिमेन अनरिपेयर्ड वेल इनटू दिस सीजन, हैम्परिंग स्मूथ वाटर रिलीज। डैम है, बैरेज है प्रकाशम, ठीक है, वहाँ पर एक गेट डैमेज हो गया था लास्ट ईयर, आज तक वो अनरिपेयर्ड है, अभी तक अनरिपेयर्ड है। वेल इनटू दिस सीजन, इस सीजन में बाढ़ आई है तब भी वो अनरिपेयर्ड है। हैम्परिंग स्मूथ वाटर रिलीज, और जिससे क्या हो रहा है, जो स्मूथ वाटर रिलीज था उसको कहीं ना कहीं हैम्पर हो रहा है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है। अलोंग द गोदावरी, नदी के आसपास फ्लड बैंक्स हैं, नियर भद्राचलम सैंक और कोलैप्स इन प्लेसेस, रेजिंग एंजाइटी अमंग रेजिडेंट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर। गोदावरी के फ्लड बैंक्स हैं, भद्रम सैंक है जहाँ पर, और कोलैप्स हो रही हैं चीज़ें, जहाँ पर प्लेस जो है वो कोलैप्स हो गए, डूब गए पूरे। रेजिंग एंजाइटी, चिंता बढ़ रही है, अमंग रेजिडेंट्स के, लोगों के बीच में, ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर, दोनों साइड्स, ठीक है, दोनों साइड्स में वहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा चिंता बढ़ रही है क्योंकि वहाँ पर फ्लड बहुत ज़्यादा हो रही है। इन अर्बन एरियाज, शहरी एरिया में, पार्टली डिसिल्टेड ड्रेन्स, पार्टली जो डिसिल्ट कर दिए गए हैं ड्रेन्स को, आधे साफ करे गए जो ड्रेन्स हैं, एनक्रोच्ड स्टॉर्म वाटर चैनल्स, जो जिसके अंदर स्टॉर्म वाटर चैनल्स को एनक्रोच कर रखा है, एंड कॉन्क्रीटाइज सर्फेसेस, जो मजबूत सरफेस बना दी गई हैं, हैव रेस्ट्रिक्टेड वाटर एब्जॉर्प्शन, उससे क्या हुआ है कि वाटर तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है ज़मीन। भाई कंक्रीट की अगर बन गई है, जो पत्थर की अगर बना दी गई है सरफेस, जो नीचे की सतह है, तो फिर वो वाटर को थोड़े ना एब्जॉर्ब करेगी, वो तो फिर वाटर ऐसे का ऐसा रह जाएगा। मिट्टी का काम होता है एब्जॉर्ब करना, ना कि पत्थर का, पत्थर तो बना ही पानी से होता है। ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट बट इज़ नॉट मेंटेन्ड और अपग्रेडेड विद अर्जेंसी। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो है तो एग्जिस्ट तो करता है, बट इज़ नॉट मेंटेन्ड, ना तो उनको मेंटेन करा जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर को, ना अपग्रेड किया जाता है अर्जेंसी के साथ। भाई अपग्रेड करा जाए उसको अर्जेंसी के साथ में तो चीज़ें ठीक से करेंगी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर है तो, लेकिन बहुत पुराना, बहुत जर्जर अवस्था में इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में होता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में देख लिया जाए। द डिजास्टर मैनेजमेंट apparatus इन बोथ स्टेट्स इज मैच्योर एंड सेव्ड मैनी लाइफ्स। जो डिजास्टर मैनेजमेंट apparatus है ना, जो टूल्स हैं, बोथ स्टेट, दोनों स्टेट्स में मैच्योर तो हैं, काफ़ी मैच्योर हैं, और उन्होंने बहुत सारी लाइफ्स को भी बचाया। येट, लेकिन फिर भी, इंस्टीट्यूशंस रिमेन लेस एजाइल एट रिड्यूसिंग रिस्क। लेकिन जो इंस्टीट्यूशंस हैं ना, उनके वो कैसे रहे हैं, लेस एजाइल रहे, उनके अंदर ज़्यादा फुर्ती नहीं देखने को मिली जब वो रिस्क को कम कर सके। ईयर आफ्टर ईयर, सालों तक, हर साल, ईयर आफ्टर ईयर का मतलब होता है हर साल, लार्ज सम्स आर सैंक्शन फॉर इमीडिएट रिलीफ, बहुत बड़ा सम, बहुत बड़ा फंड सैंक्शन करा जाता है इमीडिएट रिलीफ के लिए। तेलंगाना को रिसेंटली रिलीज करा गया है
1 करोड़ पर डिस्ट्रिक्ट एट शॉर्ट नोटिस। इतना बड़ा फंड 1 करोड़ हर डिस्ट्रिक्ट को दिया गया है बहुत शॉर्ट नोटिस पे तेलंगाना में। तो काफ़ी बड़ा सम हर साल यहाँ पर सेंक्शन किया जाता है। बट स्ट्रेंडिंग फ्लड बैंक्स एंड कंप्लीटिंग डाइवर्जन चैनल्स रिमेन अनफिनिश्ड। हर साल एक बहुत बड़ा अमाउंट हर डिस्ट्रिक्ट को इमीडिएट रिलीफ के लिए तो देती है सरकार, लेकिन ये नहीं होता कि फ्लड बैंक को वो मजबूत कर दें और कंप्लीट करें डाइवर्जन चैनल्स को जिससे कि चीज़ें ठीक हों। वो आज भी अनफिनिश्ड है, हर साल अनफिनिश्ड रह जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान कम दिया जाता है और जो जब चीज़ें खराब हो रही होती हैं उनके रिलीफ में फंड्स दिए जाते हैं, जो कि गलत है। फ्लड आ रही है उस समय रिलीफ की ज़रूरत तो है, लेकिन फ्लड क्यों आ रही है वहाँ पर वार करना होगा, वहाँ पर चीज़ों को ठीक करना होगा। तो फिर ये बात का जो 1 करोड़ रुपए हर साल आप दे रहे हो हर डिस्ट्रिक्ट को, वो बच जाएगा यार, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर बाढ़ ही नहीं आएगी या चीज़ें तरीके से मैनेज हो जाएंगी। तो रूट लेवल पर नहीं देखते हैं, वो बस देखते हैं कि आउटपुट जो आ रहा है उसका, तब हम उसको टैकल करेंगे। इन 2024-25 एक्सट्रीम रेनफॉल अराइव लेट इन अगस्त एंड अर्ली सितंबर। 2024 और 25 में एक्सट्रीम रेनफॉल कब आई है? अगस्त और अर्ली सितंबर में। अभी मौसम आप देख रहे हो ना कितना ख़राब चल रहा है, कितनी बारिश हो रही है। सितंबर चल रहा है और बारिश कितनी हो रही है, जून में नहीं हुई। जून में बारिश नहीं हुई, जुलाई के तक भी नहीं हुई, लेकिन अगस्त और सितंबर में बारिश काफ़ी ज़्यादा है। बोथ टाइम्स दोनों समय में 2024 और 25 में भी द कृष्णा एंड गोदावरी सिस्टम्स वर सीवरली स्ट्रेन्ड एंड विजयवाड़ा वॉज इनंडेटेड। कृष्णा और गोदावरी के जो सिस्टम थे, दोनों नदियां हैं, उनके जो सिस्टम थे सीवरली स्ट्रेन, काफ़ी जोर था उन पर, बहुत पानी आ रहा था उनके अंदर। एंड विजयवाड़ा वॉज इनंडेटेड, और विजयवाड़ा तो पूरा डूब गया था। इनंडेट का मतलब था डूब जाना पूरा। बोथ टाइम्स दोनों समय में क्या हुआ, दोनों सालों में प्रोटेस्ट फॉलोड प्रोटेस्ट हुए काफ़ी, हाईलाइटिंग इनकम्प्लीट बुडामेरू वर्क्स एंड ओपेक रिलीफ फंड अपटेक। दोनों सालों में क्या हुआ, प्रोटेस्ट हुए, हाईलाइट करा उन्होंने कि भाई जो बुडामेरू वर्क्स है वो इनकम्प्लीट है आज भी, और रिलीफ फंड जो है वो ओपेक है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं उनमें गड़बड़ी है। एक्सट्रीम रेनफॉल कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बट इट्स कंसिक्वेंसेस कैन बी मॉडरेटेड बाय एंटिसिपेटिंग इट। एक्सट्रीम रेनफॉल को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, वो तो भगवान की मर्जी है भाई, कितनी बारिश होगी मौसम के ऊपर है, वो तो उसको तो आप प्रिवेंट नहीं कर सकते, उस पर इंसान का कोई वो रोकथाम नहीं है। बट इट्स कंसिक्वेंसेस, लेकिन इसके जो कंसिक्वेंस होंगे, बारिश कितनी हो गई उसके जो कंसिक्वेंस है वो तो हमारे हाथ में है ना भाई। पानी हमारी धरती पर आ गया, अब तो हमारे ऊपर है ना कि हम उस पानी का क्या करेंगे, किस तरीके से उसको मैनेज करेंगे। तो इसके जो कंसिक्वेंसेस हैं कैन बी मॉडरेटेड, उनको कम किया जा सकता है बाय एंटिसिपेटिंग इट, इसका कुछ ना कुछ इलाज करके, कुछ ना कुछ रोकथाम करके। रिजर्वर मैनेजमेंट करे जाए, जो भंडार है पानी का उसको कहीं ना कहीं मैनेज किया जाए। फॉर एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के रूप में, नीड्स टू इनकॉर्पोरेट वेल टाइम हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग सो दैट वाटर लेवल्स आर ड्राउन डाउन बिफोर अ डिल्यूज, क्रिएटिंग फ्लड कुशंस। कह रहा है कि भाई रिजर्वर मैनेजमेंट कर लिया जाए। नीड्स टू इनकॉर्पोरेट रियल टाइम हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग होनी चाहिए जिससे कि वाटर लेवल्स जो है ना उसको कम किया जा सके बिफोर अ डिल्यूज, एक बाढ़ आने से पहले ही चीज़ों को कम कर लिया जाए। डिल्यूज का मतलब होता है बाढ़, तो बाढ़ आ रही है, पानी आ गया, हमारे बारिश का पानी आया, बाढ़ आने से पहले उस पानी को हम सुखा दें, उसका डाउन कर दें। तो उस तरीके की एब्जॉर्प्शन की कहीं ना कहीं टेक्निक्स लगनी चाहिए। क्रिएटिंग फ्लड क्वेश्चन, जिससे फ्लड आ सकता है, उन चीज़ों को रोका जाना चाहिए। अर्बन प्लानिंग मस्ट प्रायोरिटाइज ड्रेनेज नेटवर्क्स एंड रिजर्व परमिएबल लैंड फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन, मूविंग बियॉन्ड कॉस्मेटिक डिसिल्टिंग ड्राइव्स। अर्बन प्लानिंग जब होती है उसमें प्रायोरिटी दी जानी चाहिए ड्रेनेज नेटवर्क को, पानी की निकासी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। हमारे भारत के ज़्यादातर शहरों में ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल ठप होता है, पानी जल भराव की स्थिति हर शहर में देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम, जो ड्रेनेज नेटवर्क है, पानी की निकासी है, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ में है। रिजर्व परमिएबल लैंड को जो परमिट करेगी एब्जॉर्प्शन की, वाटर एब्जॉर्प्शन को, ऐसी लैंड को रिजर्व करना चाहिए जिससे कि पानी उधर भेजा जाए और वहाँ पर सोख लिया जाए। मूविंग बियॉन्ड कॉस्मेटिक डिसिल्टिंग ड्राइव्स, हमको डिसिल्टिंग ड्राइव से जो डिसिल्ट कर दिया गया है उसकी तरफ बढ़ना चाहिए, उससे भी आगे जाना चाहिए। जितनी भी चीज़ें खराब हैं, ठीक है, मलबा जहाँ पर जमा हुआ है उनको डिसिल्ट कर देना चाहिए। फ्लड बैंक्स एंड स्लूइसेस रिक्वायर कंटिन्यूस नॉट एपिसोडिक मेंटेनेंस एंड देयर अपकीप शुड बी इंसुलेटेड फ्रॉम पॉलिटिकल साइकिल्स। फ्लड बैंक्स हैं जहाँ पर बाढ़ आती है, उनके जो किनारे हैं, नदियों के जो किनारे हैं, एंड स्लूइसेस जो डैम्स वगैरह के गेट्स हैं, रिक्वायर कंटिन्यूस, उनमें ज़रूरत है लगातार, नॉट एपिसोडिक, एपिसोडिक का मतलब है रुक रुक कर नहीं,
लगातार मेंटेनेंस होनी चाहिए, एंड देयर अपकीप, और उनकी जो मेंटेनेंस है, उनकी जो रख रखाव है, शुड बी इंसुलेटेड, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए फ्रॉम पॉलिटिकल साइकिल। पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए इस चीज़ में, इस चीज़ को पॉलिटिक्स से इंसुलेट करना चाहिए, बचाना चाहिए, और उनको तरीके से फ्रॉम टाइम टू टाइम कंटिन्यूस तरीके से मेंटेनेंस करा जाना चाहिए, ना कि एपिसोडिक। Neither state is wrong to argue that extraordinary rains can be overwhelmed over robust systems, but both risk fatalism if they use this as an excuse to avoid reform. Neither state is wrong, कोई सा भी राज्य गलत नहीं है जब वो आर्ग्यू करते हैं कि भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेंस, जो बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, कैन ओवरवेलम इवन रोबस्ट सिस्टम। ये जो दोनों स्टेट है ना, इनकी स्टेट गवर्नमेंट ने क्या वो दिया है, इन्होंने कहा है कि कितना भी रोबस्ट सिस्टम हो, कितना भी मजबूत सिस्टम हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेन उसको ओवरवेलम कर देगी, उसको तहस नहस कर देगी। ये बात ठीक है, यहाँ तक आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हो, बट बोथ रिस्क फैटलिज्म, लेकिन दोनों अगर इस चीज़ पर इसको एक एक्सक्यूज़ के रूप में यूज़ करेंगे तो भाई साहब फिर फैटलिज्म रहेगा, काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़ी दिक्कत रहेगी। अगर वो इसको एक्सक्यूज़ बनाएंगे तो फिर रिफॉर्म्स नहीं आ पाएंगे। तो कहीं ना कहीं चीज़ों को ठीक है मान सकते हैं कि बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेन हो जाएगा तो रोबस्ट सिस्टम भी फेल होते हैं, लेकिन आप रोबस्ट सिस्टम बनाओ तो क्या पता ना हो फेल, क्या पता चीज़ें काम कर जाएं, और अगर चाहे वो फेल भी होंगे लेकिन इतने तरीके से तो फेल नहीं होंगे ना जितने आज हो रहे हैं। तो रोबस्ट सिस्टम बनाने से आप कतरा क्यों रहे हो, घबरा क्यों रहे हो, बनाओ ना उसको, चीज़ों को तो मजबूत किया जाए, चाहे वो फिर बाद में ठीक है वो कहीं ना कहीं मैनेज तो होंगी ना चीज़ें। भाई एक होता है रोबस्ट सिस्टम, मजबूत सिस्टम है आपके पास, ठीक है चीज़ें हो गई, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी तब तो चलो फेल हो जाएगा, लेकिन अगर मॉडरेट रहा तब तो आप रिलीफ में रहोगे। तो वो चीज़ें सरकार को देखनी चाहिए दोनों राज्यों में। कॉम्प्रिहेंशन एमसीक्यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल, व्हाट इज द प्राइमरी फैक्टर एक्साजरबेटिंग फ्लड्स इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। प्राइमरी फैक्टर क्या रहा है जिससे बहुत ज़्यादा बाढ़ बढ़ गई? कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बैरेजेस, नए बैरेजेस का कंस्ट्रक्शन हुआ, नए डैम्स बनाए गए, उसकी वजह से नहीं, काटो इसको। नेक्स्ट, नेग्लेक्ट ऑफ माइनर ट्रिब्यूटरीज, माइनर ट्रिब्यूटरीज का नेग्लेक्ट किया गया। एक मिनट, नेग्लेक्ट ऑफ माइनर ट्रिब्यूटरीज, हाँ माइनर ट्रिब्यूटरीज को निगलेक्ट किया गया है, और ड्रेनेज चैनल्स को हाँ ये तो हुआ है। लैक ऑफ सफिशिएंट रेनफॉल ड्यूरिंग, अरे बारिश तो बहुत ज़्यादा हुई है। ओवर यूज़ हुआ है इरिगेशन सिस्टम का, नहीं, बी ऑप्शन करेक्ट है। जो माइनर ट्रिब्यूटरीज थी ना, रिवर्स थी, उनको क्या करा गया है, निगलेक्ट करा गया है, और ड्रेनेज चैनल्स को भी निगलेक्ट करा गया। यही रीज़न रहा है कि वहाँ पर बाढ़ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। बी ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट कॉमन इशू डिड बोथ 2024 एंड 2025 फ्लड हाईलाइट। 2024 और 25 की जो फ्लड है वो क्या चीज़ हाईलाइट करती है? अर्ली अराइवल ऑफ मानसून रेन्स इन जून जुलाई, नहीं ये नहीं है। एफिशिएंट फंक्शनिंग करी है बुडामेरू वर्क्स ने, नहीं ये भी नहीं है। सीवर स्ट्रेन और कृष्णा और गोदावरी सिस्टम पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन था ड्यूरिंग लेट मानसून, हाँ लेट मानसून रेन आई जिससे कृष्णा और गोदावरी नदी के सिस्टम पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन था, जोर था। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। वाई डज द ऑथर क्रिटिसाइज, क्यों करता है स्टेट्स की अप्रोच को डिजास्टर मैनेजमेंट में? क्यों क्रिटिसाइज कर रहा है ऑथर? दे प्रायोरिटाइज, क्योंकि वो प्रायोरिटाइज करते हैं रिलीफ मेजर ओवर रिस्क रिडक्शन एंड लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स, हाँ ये ठीक है, ये ठीक हो जाएगा। प्रायोरिटी क्योंकि स्टेट पता किस चीज़ को दे रहा है, वो रिलीफ मेजर्स को दे रहा है कि ठीक है यार बाढ़ आ जाएगी ना तब हम रिलीफ फंड रिलीज कर देंगे। अरे रिस्क रिडक्शन नहीं कर रहे हैं आप, लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड नहीं कर रहे, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। ये आलोचना इसने क्रिटिसाइज करा था ऑथर ने। दे फेल टू रिलीज एनी फंड ड्यूरिंग इमरजेंसी, फंड तो आ रहा है 1-1 करोड़ रुपए दे रहे हैं। दे डिसमेंटल एग्जिस्टिंग डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन, ऐसा कुछ नहीं है। दे अंडर एस्टिमेट अर्बनाइजेशन प्रोसेस, नहीं ये ऑप्शन करेक्ट है। उन्होंने प्रायोरिटाइज कर रखा है रिलीफ मेजर्स को, फंड रिलीज कर देते हैं इमरजेंसी के टाइम पर, ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करते नहीं हैं और रिस्क रिडक्शन करते नहीं हैं। ये ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। ग्रामर क्वेश्चन है, करिएगा भाई। एरर डिटेक्शन है, एक एक करके वर्ड पढ़ेंगे ध्यान से, जहाँ पर एरर आएगी वहीं पर स्पॉट करेंगे। रिजर्वोयर एंड बैरेज सिस्टम्स इन रिवर बेसिन्स इज डिजाइन टू मैनेज सीजनल इनफ्लोस। रिजर्वोयर और बैरेज की सिस्टम्स हैं, मतलब प्लूरल है तो फिर सेंटेंस में प्लूरल वर्ब आएगी। इन रिवर बेसिन्स इज नहीं आ रहेगा, आ रहेगा कहाँ पर? सी ऑप्शन का गड़बड़, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। फिलर्स, फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है। फ्लड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज मस्ट, और मस्ट के साथ में मैंने आपको बता रखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर मस्ट के साथ में बी है तब तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। मस्ट अगर अकेला है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर तो अकेला आया है, यहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखेंगे।
इनकॉर्पोरेट्स एस लगा दे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो नहीं रह गई, इनकॉर्पोरेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इनकॉर्पोरेटेड नहीं आएगा मस्ट के साथ और इनकॉर्पोरेटिंग भी नहीं आएगा, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। पढ़ लो इसको एक बार। फ्लड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज मस्ट इनकॉर्पोरेट रियल टाइम हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग टू एंश्योर बेटर प्रिपेयर्डनेस, बी ऑप्शन करेक्ट। इंप्रूवमेंट करिएगा। फ्लड बैंक्स एंड स्लूइसेस रिक्वायर्स कंटिन्यूस नॉट एपिसोडिक मेंटेनेंस, बताओ इसमें क्या गड़बड़ है। पहला दे रखा है रिक्वायर्स को रिक्वायर, फ्लड बैंक्स और स्लूइसेस, एक बात ये हो गई, एक बात ये हो गई, दोनों दो बातें हो गई, मतलब प्लूरल हो गया, प्लूरल हो गया। और प्लूरल के लिए रिक्वायर्स नहीं रिक्वायर ही आएगा, ए ऑप्शन ही करेक्ट हो गया इसमें तो, ठीक है, ए ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है पैराग्राफ में, इसकी सेंटेंस है, चलिए भाई करिएगा इसको। एक्सट्रीम रेनफॉल कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, एक्सट्रीम रेनफॉल को हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, बट इट्स इफेक्ट, लेकिन इसके जो इफेक्ट्स हैं कैन बी डैश इफ गवर्नमेंट्स एडोप्ट प्रोएक्टिव स्ट्रेटजीज। एक्सट्रीम रेनफॉल को प्रिवेंट नहीं कर सकते, लेकिन ये जो इसके जो इफेक्ट्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं। देखो प्रिवेंट यानी कि बचाना, तो कुछ ना कुछ बचाने जैसा ही हो सकता है। एरेडिकेट, मिटिगेट, इग्नोर्ड या फिर एक्सपेंड। इरेडिकेट का मतलब होता है चीज़ों को बिल्कुल मिटा देना, ख़त्म कर देना, ये ऑप्शन तो काटो, बिल्कुल तो नहीं मिटाया जा सकता। इग्नोर करोगे क्यों। एक्सपैंड, भाई बढ़ाए थोड़ी जाएंगे इनके इफेक्ट्स को, रेनफॉल के इफेक्ट्स को आप थोड़ी बढ़ाओगे, काटो उसको। गवर्नमेंट अगर प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी लगाएंगी तो एक्सपेंड थोड़ी कर देंगी, वो करेंगी मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब होता है मिटाना, मिटाना मतलब आप रबड़ से किसी चीज़ को मिटाओगे तो उसका कहीं ना कहीं निशान रह जाते हैं, वो पूरे तरीके से नहीं मिटता। मिटिगेट का मतलब होता है चीज़ों को ठीक करना, सुधारना, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। अर्बन फ्लडिंग फॉर इंस्टेंस रिजल्ट्स नॉट जस्ट फ्रॉम एक्सेस रेन बट फ्रॉम पुअरली मेंटेन्ड डैश नेटवर्क्स। कैसा नेटवर्क और एनक्रोचमेंट ऑन नेचुरल वाटर बॉडीज, कैसा खराब नेटवर्क, पुअर नेटवर्क। इरिगेशन, देखो इरिगेशन गांव में होता है, शहर में नहीं होता। इरिगेशन का मतलब होता है ज़मीन को पानी देना, तो ये गांव में होता है। बात चल रही है अर्बन की, तो अर्बन में तो इरिगेशन का कोई मतलब नहीं है, काट दो। इंडस्ट्रियल नेटवर्क, इंडस्ट्रियल नेटवर्क अगर पुअर है तो उससे बारिश का तो कोई मतलब नहीं, तो इरेलीवेंट हो गया। कॉमर्शियल भी नहीं है। ड्रेनेज, ड्रेनेज नेटवर्क अगर पुअर है और इंकरेजमेंट हो रखा है नेचुरल वाटर बॉडीज़ में, तो फिर इससे क्या हो जाएंगी, चीज़ें खराब हो जाएंगी, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। सस्टेनेबल प्लानिंग डिमांड्स, सस्टेनेबल प्लानिंग में किस चीज़ की डिमांड होती है, कैसी लैंड फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन, अबोलिश करना लैंड को, रिजर्विंग लैंड, कंक्रीटाइजिंग या फिर एबेंडिंग। सस्टेनेबल प्लानिंग में डिमांड्स पड़ेगी किस चीज़ की, लैंड की, जिससे कि वो एब्जॉर्ब कर पाए। एब्जॉर्ब वर्ब पकड़ो, एब्जॉर्ब अगर कंक्रीट हो रहा होगा तो वो एब्जॉर्ब कैसे करेगा, नहीं करेगा, काटो। एबेंडन, छोड़ दी गई लैंड को, नहीं। रिजर्विंग या फिर एबोलिशिंग, एबोलिश थोड़ी ना करोगे लैंड को, उसको कैंसिल थोड़ी कर दोगे, नहीं। रिजर्विंग लैंड, रिजर्व करी जाएगी लैंड जिससे कि वाटर एब्जॉर्प्शन हो जाए, और इंटीग्रेटेड टाइम मॉडलिंग होनी चाहिए रिजर्वायर मैनेजमेंट के लिए, तो इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। PQRS रीअरेंज करना है आपको, PQRS को एक कोहेरेंट पैराग्राफ बनाना है, मीनिंगफुल, चलिए भाई करिएगा इसको। निगलेक्टेड ट्रिब्यूटरीज एंड अर्बन एनक्रोचमेंट्स मैग्नीफाई करते हैं डैमेज को, बढ़ाते हैं डैमेज को। एक्सट्रीम रेनफॉल इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना हैज़ बिकम मोर फ्रिक्वेंट इन रिसेंट ईयर्स, दिस हैड लेड टू फ्लडिंग crisis in cities like Vijayawada. While the sheer volume of rain is significant, infrastructure failures worsen its impact. देखो आर ऑप्शन देखो पहले, दिस हैज़ लेड, किस चीज़ की बात हो रही है कुछ नहीं पता चला। प्रोनाउन अगर आ जाएगी ना, प्रोनाउन वाली चीज़ को आप कभी भी पैराग्राफ के स्टार्टिंग में मत रखना, तो आर ऑप्शन है नहीं है, अगर होता तो सबसे पहले उसी को काटते। While the sheer volume of rain is significant, infrastructure failures worsen its impact. रेन के बारे में कह रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है रेन का, वो सिग्निफिकेंट है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर जो है वो और ज़्यादा ख़राब करते हैं, तो कहीं ना कहीं बात कहीं और शुरू हो चुकी है, ये तो उसको एक्सप्लेन करा जा रहा है। निगलेक्टेड ट्रिब्यूटरीज एंड अर्बन एनक्रोचमेंट्स मैग्नीफाई करते हैं डैमेज को, किस डैमेज को करते हैं, किस वजह से करते हैं, ये चीज़ भी अभी सामने नहीं आई। अगर आप क्यू क्वेश्चन को ऑप्शन को देखोगे तो क्यू से आपको इतना समझ में आ जाएगा, एस वाला ऑप्शन तो कट ही गया। अच्छा, पी वाले से भी पूरा क्लियर नहीं हो रहा कि हम इसको कैसे रख दें, क्योंकि बात कुछ और हुई है। एक्सट्रीम रेनफॉल की बात हो रही है, आंध्र प्रदेश में हुआ है और तेलंगाना में हुआ है। हैज़ बिकम मोर फ्रिक्वेंट इन रिसेंट ईयर्स, लगातार वो खराब होता जा रहा है। क्यू ऑप्शन शुरुआत हो गई और क्यू ऑप्शन आपको 2 जगह मिल गई, तो पी ऑप्शन काट दो। क्यू और ऑप्शन अगर आपको 2 जगह मिल रहे हैं तो इसमें से मिल जाएगा आपको। एक्सट्रीम रेनफॉल हुआ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, हैज़ बिकम मोर फ्रिक्वेंट, लगातार होता जा रहा है। किस वजह से होता जा रहा है उस चीज़ को बताया जाएगा।
क्यू के बाद आप आर देखो, दिस हैज़ लेड टू फ्लडिंग क्राइसिस इन सिटीज़ लाइक विजयवाड़ा। यह जो एक्सट्रीम रेनफॉल हो रहा है इसको कह रहा है कि दिस हैज़ लेड, इसने क्या करा है, फ्लडिंग क्राइसिस ला दी है विजयवाड़ा में, विजयवाड़ा जैसे शहरों में। तो क्यू के बाद आर का ऑप्शन सही हो गया। अगर क्यू के साथ तुरंत पी लाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। क्यू के साथ में लाया कि भाई एक्सट्रीम रेनफॉल हुआ, इसकी वजह से फ्लडिंग क्राइसिस आ रहा है, तो क्यू आर। फिर आ जाएगा एस कि भाई शेयर वॉल्यूम ऑफ रेन तो सिग्निफिकेंट है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, उसके जो फेलियर्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, वो चीज़ों को और ज़्यादा वर्सन करते हैं और ज़्यादा ख़राब करते हैं। और लास्ट में आप पी को लेकर आइएगा कि भाई कैसे ख़राब करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर्स को एक्सप्लेन कौन सा ऑप्शन करेगा, पी, कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर क्या हो रहे हैं, निगलेक्ट करा जा रहा है ट्रिब्यूटरीज को, और अर्बन इंक्रोचमेंट्स मैग्नीफाई कर देगा डैमेज को। तो पी ऑप्शन हमारा लास्ट में आ जाएगा। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है कि भाई क्यू फिर आर और उसके लास्ट में फिर एस रख दिया, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो फेलियर्स है उसको एक्सप्लेन करा बी ऑप्शन ने। क्यू आर एस पी इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन कट जाएगा। एक्स ये आंसर की दी गई है, पीडीएफ से मिल जाएगी। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम सारे बच्चे ज्वाइन कर लेंगे। चलिए अब हम लास्ट पोर्शन को कवर करते हैं, वोकैब प्रैक्टिस। सारे बच्चे इसको करके जाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वीडियो का। जितनी आपने वोकैब पढ़ी थी ना स्टार्टिंग में, सबको प्रैक्टिस करेंगे अभी ट्रिकी एमसीक्यूज के साथ, सब कुछ रट जाएगा बेटा। अभी देखना आप, सारा कुछ आपको रट जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है जी, करें इसको शुरुआत। चलिए भाई करिएगा, फटाफट से एकदम से पढ़िएगा इसको, पहले क्वेश्चन को। ओके, इन डैम्स में द एडजस्टेबल गेट्स यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर, जो चीज़ कंट्रोल करती है फ्लो ऑफ वाटर को, उसको क्या बोलते हैं, बैरिकेड, स्लूसिस, पाइलॉन्स या फिर ग्रायन्स। बताओ भाई इसमें से क्या होता है। स्लूसिस बोलते हैं उसको, स्लूसिस। स्लाइस का ढक्कन खुला पानी निकला, तो मतलब ढक्कन बंद तो पानी बंद, तो गेट भी तो होते हैं, तो गेट को बोलते हैं स्लूसिस, बी ऑप्शन करेक्ट है। एक मैन मेड स्ट्रक्चर है जो डाइवर्ट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए फ्लो ऑफ रिवर को काम आता है, उसको बैरेज बोलते हो, उसको कोसवे बोलते हो, उसको एम्बैंकमेंट बोलते हो, या फिर उसको कलवर्ट बोलते हो। उसको बोलते हैं बैरेज यानी कि डैम। एक मैनमेड स्ट्रक्चर है जो पानी के फ्लो को कंट्रोल करेगा या फिर डाइवर्ट करेगा, ये ऑप्शन करेक्ट है। एक स्मॉल स्ट्रीम है और ब्रूक है, डेस्क्राइब्ड, उसको क्या बोलते हैं, जो वो छोटी सी है, छोटी सी, रिव्यूलेट रिवर जैसी है, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। एक क्रॉनिक इलनेस है जो कमज़ोर करेगी बॉडी को, उसको क्या बोलते हैं, एक्सिलरेटिंग, डिबिलिटेटिंग, स्टिमुलेटिंग या फिर रिक्यूपरेटिव, बताइएगा भाई। सिक्स्थ का बी ऑप्शन करेक्ट है, डिबिलिटेटिंग। ठीक है, डिबिलिटेटिंग एकदम करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, इन द फ्रेज के अंदर डिटर्मिनेशन मेड हिम सक्सेस, उसकी कैसी डिटर्मिनेशन रही होगी जिससे कि सक्सेस मिल गई। तो डिटर्मिनेशन पार्शियल रही होगी, नहीं, पार्शियल डिटर्मिनेशन से कभी भी सक्सेस नहीं मिल सकती। फ्रेजाइल, कमजोर नहीं, वीक नहीं, शियर एकदम क्लियर, एकदम दृढ़ डिटर्मिनेशन रहा होगा, तब उसको सक्सेस मिली होगी, सी ऑप्शन करेक्ट है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर कैन मेक अ डिजास्टर्स इम्पैक्ट वर्स, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर डिजास्टर के इम्पैक्ट को खराब कर सकता है। द करेक्ट वर्ड फॉर दिस इज, क्या चीज़ है, वर्स कर सकता है, चीज़ों को खराब कर सकता है। मिटिगेट तो खराब नहीं, ठीक करने को बोलते हैं। मॉडरेट तो नहीं, रिड्यूस नहीं। मैग्नीफाई करना, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। मैग्नीफाई करना, चीज़ों को और ख़राब कर देना, बढ़ा देना, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्लीनिंग ड्रेन्स बाय रिमूविंग मड एंड सिल्ट, मड और सिल्ट को आप अगर हटाओगे तो उसको क्या बोलते हैं, उसको डिसिल्टिंग बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिसिल्टिंग। ऊपर क्या बढ़ रहा था, डिबिलिटेटिंग आया था, नीचे आया है डिसिल्टिंग। ठीक है, दोनों का डिफरेंस याद रखना। डिसिल्टिंग मतलब डिसिल्ट करना, सिल्ट यानी कि मलबे को हटाना, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, मड और सिल्ट को हटाना। सिटीज़ वेयर रेन वाटर कैन नॉट सीप अंडरग्राउंड बिकॉज ऑफ पेव्ड सरफेस सफ़र, ऐसी जगह, ऐसी शहर जहाँ पर रेन वाटर अंडरग्राउंड में रेन वाटर को सीप नहीं करा जा सकता, सोखा नहीं जा सकता। किस वजह से नहीं सोखा जा सकता, कॉन्क्रीटाइजेशन हुआ पड़ा है उसको मजबूत ठोस तरीके से सड़कें बन गई हैं, सारी चीज़ें पक्की कर दी गई हैं, इस वजह से नहीं करा जा सकता, ये ऑप्शन करेक्ट है। अ कंट्रीज डिजास्टर रेस्पॉन्स सिस्टम और ऑर्गेनाइज मशीनरी इज कॉल्ड, एक देश का डिजास्टर रेस्पॉन्स सिस्टम या ऑर्गेनाइज मशीनरी को क्या बोलते हैं, एपरेटस, आर्सेनल, फोरम या फिर कोहोर्ट। एपरेटस बोलते हैं उसको, एक ऐसा टूल जो कि डिजास्टर रेस्पॉन्स में काम आएगा, ये ऑप्शन करेक्ट है। ड्यूरिंग साइक्लोन्स के दौरान टाउन्स ऑफन गेट कम्प्लीटली फ्लडेड, टाउन्स कैसे हैं, लगातार फ्लड हो जाते हैं साइक्लोन के दौरान। द बेस्ट वर्ड फॉर दिस इज, मतलब कंप्लीटली फ्लड हो गया कहीं पर, मतलब डूब चुका है सब कुछ, तो उसको क्या बोलते हैं, इनंडेटेड, वेंटिलेटेड, रेनोवेटेड या फिर एलिवेटेड। इनंडेटेड बोलते हैं उसको, ए ऑप्शन करेक्ट है, इनंडेटेड मतलब डूब जाना।
बाढ़ आ जाना। एन ओवरवेलमिंग डाउनपोर दैट कॉजेज फ्लैश फ्लड्स इज नोन एज। एक ओवरवेलमिंग बहुत ज़्यादा डाउनपोर हो गई है, बारिश हो गई है बहुत ज़्यादा, जो फ्लैश फ्लड ला रही है, उसको क्या बोलते हैं? ड्राउट, डेल्यूज, मिराज या फिर गेल? बताइएगा भाई 11 का आंसर। 11 का बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, डेल्यूज। डेल्यूज को ही बोलते हैं फ्लड। एक सॉइल सरफेस है जो अलाउ करेगी वाटर टू सीप थ्रू इजीली, आसानी से अंदर पानी को जाने देगी, ऐसी सॉइल सरफेस है। जो चीज़ अपने अंदर जाने देगी, इम्परमिएबल नहीं, परमिएबल है, परमिटेबल, परमिटेबल, इससे परमिटेबल से याद करिएगा, परमिटेबल, जो परमिट करेगा वाटर को अपने अंदर जाने में, ऐसा सॉइल को बोलते हैं परमिएबल। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स, बिल्डिंग्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, लगातार मेंटेनेंस चलना मशीन की, बिल्डिंग की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अपकीप, उसका रख रखाव। ये ऑप्शन करेक्ट है। टू प्रोटेक्ट एन इंस्टीट्यूशन फ्रॉम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वन मस्ट, अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन को पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से बचाना चाहते हो तो उसको क्या करना पड़ेगा? वन मस्ट इंसुलेट करना पड़ेगा। हाँ, इंसुलेट, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ना, इंसुलेट ही आ जाएगा, ये ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। इंसुलेट करने को ही बोलते हैं प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट, इफ समवन हैज़ बाइट योर नोज, अगर किसी ने आपकी नोज, तो मतलब आपके नाक के नीचे से, मतलब आपको धोखा दे दिया, एक डील में आपको धोखा दे दिया, आपको ट्रेनिंग नहीं दी, आपको चीट किया गया, आपको चीट किया गया। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। एक ट्रू फ्रेंड आपको कब सपोर्ट करता है? थ्रू थिक एंड थिन, विद बेल्स ऑन, ओवर द मून, बाय लीप्स एंड बाउंड्स? नहीं, ये ऑप्शन करेक्ट है। एक सच्चा फ्रेंड आपको थ्रू थिक एंड थिन, हर परिस्थिति, इन ऑल सिचुएशन आपको सपोर्ट करता है। तो अ ट्रू फ्रेंड ऑलवेज सपोर्ट यू इन थ्रू थिक एंड थिन, मतलब इन ऑल सिचुएशंस, वट एवर द सिचुएशन, अ ट्रू फ्रेंड ऑलवेज रिमेन्स विद यू। अ माइजरली पर्सन हु हेट्स स्पेंडिंग मनी इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, एक माइजरली पर्सन है, कंजूस, जो पैसे खर्च नहीं करना चाहता है, पार्टी नहीं करता है, दावत नहीं देता है, उसको बोलते हैं माइजरली पर्सन को कैसे बोलेंगे? क्लोज फिस्टेड, हमेशा अपनी मुट्ठी बीच कर रखता है, पैसे को दबा कर रखता है। ये ऑप्शन करेक्ट है। when someone puts their complete energy and devotion into task, अगर कोई व्यक्ति जब अपनी पूरी एनर्जी, पूरा डिवोशन किसी टास्क में लगा देता है, तो वो क्या कर रहे हैं? दे पुट दियर ब्रेड एंड बटर, नहीं, ब्लड एंड बटर नहीं, हार्ट एंड सोल, सब कुछ लगा दिया उन्होंने अपना। ठीक है, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। इफ़ अ कस्टमर सर्विस ऑफिसर प्रोमिसेस टू रिटर्न योर कॉल लेटर, अगर कोई व्यक्ति आपको बोल रहा है कि आपकी कॉल को बाद में रिटर्न करेगा, तो वो क्या करेगा? कॉल बैक, कॉल ऑफ, कॉल ऑन, कॉल ओवर। तो 19 का ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, ही विल कॉल बैक। विजिटिंग एन ओल्ड प्रोफेसर एट हिज होम कैन बी एक्सप्रेस्ड, किसी ओल्ड प्रोफेसर को आप उसके घर पर विजिट कर रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे? कॉल ऑन, कॉल ऑफ, कॉल आउट या फिर कॉल अप? बताइए। 20 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कॉल ऑन का मतलब होता है किसी को विजिट करना। इफ़ एन इवेंट इज कैंसिल, अगर कोई इवेंट कैंसिल हो गया हैवी रेन की वजह से, तो राइट फ्रेज उसको क्या बोलेंगे? तो वो कॉल ऑफ हो गया। कॉल ऑफ मतलब कैंसिल होना, कैंसिल हो जाने को बोलते हैं कॉल ऑफ करना। 21 का भी ऑप्शन करेक्ट है। व्हेन ए मैन लॉस हिज वाइफ, जब एक मैन लॉसेस हिज वाइफ, जब उसकी पत्नी खो जाती है, मर जाती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं विडोवर। उसका विडोवर, उसकी विड ओवर मतलब उसकी शादी ओवर हो गई, मतलब उसकी पत्नी मर गई, खत्म हो गई, मृत्यु हो गई उसकी पत्नी की। तो जिस व्यक्ति की पत्नी मर गई है उसको बोलते हैं विडोवर, और जिसका पति मर गया उसको बोलते हैं विडो। ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अ प्रोफेशनल हु राइड्स हॉर्सेस, हॉर्स को तो जोकी चलाता है, जोकी यानी कि घुड़सवार, घोड़ों का चलाने वाला। ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आज कितने क्वेश्चन हैं? 26 क्वेश्चन हैं। तो अब इनमें से देखते हैं आपको कौन सा क्वेश्चन हम देंगे। तगड़ा सा क्वेश्चन देंगे, आप उसको बताएंगे। स्टडी साउंड प्रॉपर्टीज इन होल और ऑडिटोरियम, उसको क्या बोलते हैं? देखो, उसको तो मैं बता देता हूँ, एक्रोस्टिक्स बोलते हैं उसको। एक्रोस्टिक्स मतलब साउंड से संबंधित है। एक एक्सट्रीम ऑब्सेशन है वर्किंग का। हाँ, इसका आंसर देंगे आप। 25 का आंसर बच्चा आप देंगे। ऑफन हार्मिंग हेल्थ स्कोर, एक एक्सट्रीम ऑब्सेशन है काम के प्रति, वर्किंग के लिए, अपनी हेल्थ को भी हार्म कर सकता है, खराब कर सकता है, उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? अर्गोमेनिया, पायरोमेनिया, क्लेप्टोमेनिया या फिर निम्फोमेनिया? तो आप इसका आंसर हमको कमेंट में बताएंगे, ABCD नहीं बताएंगे, वर्ड बताएंगे। और अगर आपको इन चारों के ही मीनिंग पता है तो आप कमेंट में चारों के ही मीनिंग बताएंगे। जो बच्चा चारों के मीनिंग बताएगा उसके कमेंट को मैं लाइक कर दूंगा, ऑलराइट, और उसको मैं पिन भी करूंगा। तो 25 का आंसर आप करेंगे। 26 का मैं बता देता हूँ। ड्यूरिंग ड्राउट रिलीफ ओनली अ स्मॉल कैनाल कैरीड वाटर वाइल द मेन रिवर वॉज ड्राई सच एज चैनल, छोटा सा चैनल है जिसमें पानी आ रहा है उसको बेसिन, डेल्टा, लगून या फिर रिवुलेट, उसको बोलते हैं रिवुलेट। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है जी, 26 क्वेश्चन पूरे हुए। नीचे आंसर की दी गई है, आपको PDF से मिल जाएगी। आज कितने क्वेश्चन थे बेटा?
आज थे 10 और यहाँ पर थे 26। 10 में से आज के क्वेश्चंस इजी थे, ग्रामर के भी क्वेश्चंस जितने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, आराम से आपने कर लिए होंगे। 7+ आप ज़रूर स्कोर कर जाएँ, ठीक है। ये आपका स्कोर होना चाहिए एडिटोरियल वाले क्वेश्चंस में, ग्रामर, PQRS और क्लोज टेस्ट में। और 26 में से आज क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट थे, 26 में से अगर आपके 19+ आ रहे हैं तो ये एक अच्छा स्कोर है। तो कुल मिलाकर 36 क्वेश्चन थे, 36 में से अगर आपके 19 और 7 कितना हो जाएगा भाई, 26। हाँ, 26+ क्वेश्चन अगर आपके बन जा रहे हैं तो ये एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। कमेंट में मुझे आप अपना स्कोर ज़रूर बताएंगे, कमेंट ज़रूर किया करो यार, कमेंट के बिना कुछ नहीं है। इंटरेक्शन ऑनलाइन क्लास में ऐसे ही होता है। तो कमेंट में आप मुझे 25 का आंसर बताएंगे और अपना स्कोर बताएंगे कि आपका स्कोर कितना है। ऑलराइट, वीडियो अच्छी लगी है लाइक, शेयर एंड कमेंट, और आप लगातार मेहनत करते रहिए। मुझे पूरी उम्मीद है बेटा आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।